अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुशामदीद कहेंगे। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं नहायत काबिल एहतराम मुआवन ख़ुसूसी हैं बराए इत्तलात व नशरियात वज़ीर-ए-आज़म की डॉक्टर फ़िरदौस आशिक ऐवान साहिबा। इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे सियासी सवालात जो हैं वो नईम मुस्तफ़ा साहब करेंगे, जबकि कुछ दिलचस्प कुछ पर्सनल क्वेश्चन जो हैं वो डॉक्टर साहिबा से मैं करूँगा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान को टाइम देने का। आप बताइए, आप कितनी खुश हैं आज? खुश सच्ची बात यह है कि खुश तो इस बात पे हूँ कि परवरदिगार ने इस अहम ज़िम्मेदारी के लिए इमरान ख़ान साहब की उस टीम में मुझे शामिल किया है जो पाकिस्तान को बदलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और इस बात पे साथ साथ चूँकि बड़े स्लिपरी ग्राउंड पे ला के खड़ा कर दिया है और मैं हूँ चौके छक्के मारने वाला खिलाड़ी, तो ग्राउंड नीचे गिली है, स्लिपरी है, तो डर है कहीं टांग ना तोड़ लूँ। चलिए जी, अल्लाह खैर करेगा। वैसे आप मुझे ये बताइएगा, कुछ दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे क्योंकि पूरी दुनिया में आपके फ़ैन है और मैं भी आपका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ। आपको देख कर तो नहीं लगता कि आप ज़्यादा खाती पीती होंगी, लेकिन खाने में क्या पसंद है? खाने में मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सादा ग़िज़ा और उसमें दाल चावल मेरा फेवरेट है। और अगर मुझे कोई कहे कि आपको क्या खाना है तो मैं कहूँगी दाल चावल, लेकिन वो मुझे बहुत कम नसीब होते हैं क्योंकि जहाँ पे भी जाना है लोग समझते हैं दाल चावल ये कौन सी डिश है जी, उनके ख्याल में ये मुरगन ग़िज़ाएँ हैं। और लेकिन चूँकि दाल चावल आपके कल्चर के साथ जुड़ी वो डिश है जो आपको याद दिलाती है कि हमारा जो पेंडू कल्चर है उसमें सादा ग़िज़ा और उसके अपनी एक टेस्ट और नशा है, और वो मिले तो हल्के में या वो चर्बी वाला गोश्त मिलता है या वो जो उन्होंने घी डाला होता है जिसमें 10 दिन बाद मेरा गला ही नहीं उठता, तो या फिर वो ब्रायलर मुर्गी जिसको उन्होंने पता नहीं कितनी कितनी दफ़ा तला होता है, तो ना खाऊं तो सियासत ख़तरे में है, खाऊं तो सेहत खतरे में है। तो मैम ये खुद भी बना लेती हैं? किसी एक पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। खुद भी बना लेती हैं? खुद जब कनाडा थी यूएन में तो उधर तो कोई किसी के नाज नखरे नहीं उठाता, तो वहाँ पे पहली दफ़ा ज़िंदगी में पुलाव बनाने का इत्तेफाक हुआ और वो फ़ोन पे दोस्त से पूछ के, लेकिन खुशी इस बात की हुई कि उसके बाद कनाडा UNFPA की मैं इसलिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे कुक बना दिया था। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, जो सियासी लोग होते हैं ना, करेले गोश्त बहुत पसंद है, तो आपको पसंद है? करेले गोश्त तो ऐसी चीज़ है जो पसंद होनी है चाहिए और है, लेकिन उसकी करवाहट के साथ मुझे ना जोड़ना। तो दाल चावल बना लेती हैं, पुलाव बना लेती हैं, सियासी नाकदीन को बेवकूफ़ भी बना लेती हैं, कभी कभी उल्लू भी बना लेती हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? देखिए, आज के दौर में सियासतदान उल्लू बन रहे हैं, आवाम नहीं बनती। आपको पता है, इतनी शऊर आपने दे दिया, मीडिया ने इतना लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट कर दी कि अब कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और उसके अब आवाम जो है, लतीफ़ा सुनाऊँ, वो इतने उस्ताद हो गए हैं कि इलेक्शन वाले दिन वो हर कैंडिडेट को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, हर एक को कह रहे होते हैं कि मैंने ठीक है मैं तुझे वोट डालूंगा। इलेक्शन की जब तक वो बैलेट बॉक्स के करीब नहीं चले जाते वोट डाल नहीं देते, किसी को नहीं पता कि उन्होंने किसको वोट डालना। तो वो असल उस्ताद अब वो हो गए हैं, वोटर उस्ताद हो गया। तो मैम, बिरयानी की क्या हैसियत है इलेक्शंस में? बिरयानी आपको पता है ये वो आइटम है जिस पे जो है कपड़े भी फटते हैं, सर भी फटते हैं और फिर जेबें भी फटती हैं, क्योंकि हर इलेक्शन के साथ ये जुड़ी वो कमोडिटी है कि जिसके बगैर ना वोटर तो ना कैंडिडेट उस सुकून में रहता है, क्योंकि वोटर के पेट में जाए तो उसको सुकून मिलता है और कैंडिडेट के जब तक जेब से वो पैसे ना निकले बिरयानी के लिए उसको चैन नहीं आता कि वो समझता है इसने चूँकि खाया नहीं मेरा तो पता नहीं मेरा नमक नहीं खाएगा तो नमक हलाली नहीं करेगा, वो नमक खिलाने के चक्कर में उसे बिरयानी खिला रहा होता। बिरयानी में रौनक की जो है वो क्या अफादियत है, क्या हैसियत है? जो बोटियाँ होती हैं उसे रौनक कहते हैं। वो बोटियाँ आखिर में जो है कैंडिडेट की बनती है।
अच्छा मैम, मुझे ये बताइए, क्योंकि आप बज़ात खुद भी डॉक्टर हैं, तो अद्वियात की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उस हवाले से जो हुकूमत है इस पर कितना कंट्रोल कर पाएगी? देखिए, ये एक बदकिस्मत पहलू है। और जो हमारी एक रेगुलेटर है जिसको मैंने, मुशर्रफ साहब जब गए तो वो पाकिस्तान को 4 रेगुलेटर दे के गए, पैमरा, ओगरा, नेपरा और पीटीए। एक वाहिद रेगुलेटर जो बना ड्रैप की शक्ल में, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की शक्ल में, वो मैंने बनाया एज ए मिनिस्टर। और मेरे पास टोटल 7 से 8 माह थे। वो इसलिए बनाया कि पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री को मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है। वाहिद पाकिस्तान वो मुल्क था जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसन, अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्राइस और ओवरऑल जो मैकेनिज़्म था उसकी क्वालिटी का, वो कोई नहीं था। तो वो अशद ज़रूरी था इंस्टीट्यूशन, वो मैं बनाया। 5 साल साबिक़ हुकूमत के पास थे जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनने थे, कोड ऑफ कंडक्ट बनना था, उसकी प्राइस पॉलिसी बननी थी, किस मैकेनिज़्म के तहत दवाओं की कीमतें बढ़नी चाहिए। आखिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। आपका सबसे हाईएस्ट जो ग्रोथ रेट है वो 9% फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का है। उस इंडस्ट्री को रेगुलेशंस चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए और क्वालिटी कंट्रोल चाहिए। ये जब 18th अमेंडमेंट हो गई तो सूबों को हेल्थ डिवाल्व हुआ। हर सूबा ये चाहता था कि ड्रैप जो है वो ख़ुद बनाए, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस वक्त की अपोजिशन की कि उन्होंने मेरे साथ तावन किया और एक अदारा हम बनाने में कामयाब हो गए। अब वो अदारा मादर पिदर आज़ाद अदारा है, क्योंकि जब तक आप उसको एम्पावर नहीं करते, ऑटोनमी नहीं देते, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको आप प्लेस नहीं करते, वो अदारा परफॉर्म नहीं करेगा। जिस मिनिस्ट्री को उसने रेगुलेट करना है हेल्थ को, उसी मिनिस्ट्री के तहत उसको कर दिया गया, तो वो कैसे बेहतर परफॉर्म करेगा? उसकी सज़ा आवाम को मिल गई और वो दवाइयाँ जो हैं वो अदम दस्तयाबी की वजह से सुप्रीम कोर्ट के कहने पे वो प्राइस इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से कंपनियों ने मनमानी की और मनपसंद इजाफे किए। अब रूल ऑफ लॉ के तहत उनको वो इजाफे भी वापस लेने हैं और जो उन्होंने आवाम से लूट खसूट करके ज़्यादा कीमतें वसूल की हैं वो भी वापस होनी है। जी नहीं, मुस्तफ़ा साहब कुछ सवाल करना चाह रहे हैं सर, कीजिएगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो 3 सूबों के वज़ीर आला, पंजाब के, बलूचिस्तान के और खैबर के, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं मुसलसल। एक हफ़्ते से जो है वो कहते हैं दोनों बड़े महज़िब, ये तीनों जो हैं ये बड़े महज़िब और पढ़े लिखे लोग हैं। और दूसरी तरफ ये अफवाहें जन्म ले रही हैं कि किसी वक्त भी इनको तब्दील किया जा सकता है। आज भी आप लाहौर में हैं और आपने देखा होगा कि जो सूरत हाल इस वक्त है, इसके पसे पर्दा कहानी क्या है और क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये अफवाहें जन्म ले रही हैं? देखिए, पंजाब के अंदर स्पेशली जहाँ हम बैठे हुए हैं, ओवरऑल यहाँ कॉन्सेप्ट रहा कि यहाँ बहुत बड़ा ख़ानदान, कोई ना कोई वडेरा जागीरदार, और पंजाब की सियासत जो है वो आपको पता है कि ये घूमती है, ताकतवर घरानों की तरफ तवाफ़ करती है। तो मजाज सियासत का जो है वो इमरान ख़ान ने पंजाब में बदला। एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला बना के वो तब्दीली को इंश्योर किया कि बहुत बड़ा पहलवान सियासी जो है वो ही सिर्फ सूबे का वज़ीर आला नहीं हो सकता। कोई भी शख्स जो अच्छे किरदार का हो, ऑनेस्ट हो, बाअमल हो, उसको वज़ीर आला बनाया जा सकता है। लेकिन वो कल्चर से हट के एक चीज़ थी, वो रवायात से हट के चीज़ थी जिसको पजीराई पंजाब में मिलना जो है वो एक अपहिल टास्क था। उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, उस हवाले से मुश्किलात हैं। आज मेरे आने का मकसद भी यही है कि हम परसेप्शन अबाउट पंजाब गवर्नमेंट उसको ठीक करें, बेहतर करें, मीडिया कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करें और जो कम्युनिकेशन गैप है उसको फिल करें। लेकिन इमरान ख़ान साहब ने बहुत लाउडली एंड क्लियरली ये बावर करवा दिया है कि कोई तब्दीली परफॉर्मेंस से हट के नहीं होगी। हर बंदे को, वो वज़ीर आला हो, मशीर हो या वज़ीर हो,
एवरीबॉडी या वो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हो, उसको परफॉर्म करना है, और जो परफॉर्म नहीं करेगा वो इमरान खान की टीम का हिस्सा नहीं होगा। लिहाजा हर शख्स को इमरान खान की टीम में रहना है तो उसको परफॉर्म करना है, आवाम को रिलीफ देना है और अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करनी है। और मैं इन तमाम ख़बरों की तरदीद करती हूँ। इन हालात में ये जो अफरा तफरी, सियासी अफरा तफरी फैलाई गई है और एक जानबूझ के अबहाम पैदा करने की कोशिश है, अपोजिशन जो तितर बितर है, अपोजिशन जो इस वक्त मायूस है, वो अपने लिए कोई ना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर तलाश करती है ज़िंदा रहने के लिए, और ब्यूरोक्रेसी में जो उनकी बाकियात है उनको हौसला देने के लिए कि घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, मारे हैं, तो रोज़ कोई ना कोई पत्ता फेंकते हैं। लेकिन ये सारी मनगढ़ंत बेबुनियाद ख़बरें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब को जब तक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्मीनान हासिल रहेगा और उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है पंजाब असम्बली, जिन्होंने आज भी उन पे इत्मीनान का इजहार किया है, तो वो वज़ीर आला पंजाब रहेंगे, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसी तरह बाकी वज़राए आला जो हैं KPK के अंदर भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग के अंदर इस चीज़ को बार बार उठाया कि ये परसेप्शन जो है इसको ख़त्म करें और हम तब्दीलियाँ परफॉर्मेंस के साथ जोड़ के टाइम ओरिएंटेड है, और ये कोई एडवेंचरस गेम नहीं है कि आप ये एडवेंचर कर लें। अब ये आपको एक सीरियस एंगेजमेंट स्ट्रेटजी, आगे बजट आने वाला है और हालत जंग में है मुआशी महाज पे हम, तो मुआशी महाज पे जब जंग लगी हो तो फिर पंजाब में आपको कमांडर नहीं बदलने, और कमांडर अपने मोर्चों पे रहेंगे तो काम करेंगे और आवाम को रिलीफ देंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं डेली पाकिस्तान के। वो एक हम ये लाइव जा रहा है मैडम फेसबुक पे, तो अमानुल्लाह शफीक साहब हैं, उनकी फरमाइश उन्होंने की है, नीचे कमेंट किया हुआ है कि आप पंजाबी में कुछ बोल के सुनाएं। चलें आपके लिए कोई आसानी पैदा कर देता हूँ। पंजाबी च मैं ये कहांगी कि साडा सूबा जिहड़ा पंजाब है, इत्थे जिन्नी मर्जी अच्छी स्टोरी वाली फिल्म बनाओ, जिन्नी मर्जी समाजी इशूज़ नूं तुसी उस फिल्म च डिबेट करो, डिस्कस करो, वो सन में वीरान रहंदे ने। सिर्फ और सिर्फ इत्थे फिल्म हिट हुंदी है नूरी नाथ ते मौला जट, क्योंकि साडा कल्चर है कि असी बड़कां नाल जिहड़ा ना वो जिंदा रहना चाहते हैं, तो साडी पंजाब दी जिहड़ी सियासत है वो बड़कां दी सियासत है, वो मौले नूं मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। मैम वो ये चीज़ां उस्मान बुज़दार आस्तीना चढ़ा के बड़का नहीं मारिया, मौला जट और नूरी नाथ नहीं बनया, तो इसलिए पंजाब दे मजाज चो शरीफ शख्स वो फिट नहीं हो पा रहा। तो उस पंजाब दे विच इस तो अच्छी तब्दीली की है कि एक नमाजी शख्स जिहड़ा मौला जट ते नूरे नाथ दे कल्चर तो हट के पसमानदा इलाके च तुहाडी नुमाइंदगी कर रहा है, तो उन्होंने काम करन दईए। और उन्हां नाल भी अज मीटिंग करके मैं गुजारिश की है कि आली जा एक हथ नाल काम करो तो एक हथ नाल ढोल वजाओ, क्योंकि ढोल वजायों बगैर पंजाब च किसे तुहाडे हल मतवजो नहीं होना। तो वो ढोल दे कुछ हिस्सा मैं वजानी है, कुछ तुसी वजाओ, तो मीडिया नाल रल के ते कोई बेहतरी करिए। अच्छा मैम, अच्छू दा खड़ाक, कप्तान दा खड़ाक ते चूड़ियां फिल्म तिन्ना जो तुसी किन्नू नॉमिनेट करोगे ऑस्कर अवार्ड लिए? केड़ा चूड़ियां, अच्छू ते तीसरा कप्तान। मैं तो कप्तान नहीं उसकी वजह क्या है? इसलिए कि कप्तान मेरा कप्तान है, तो मैं चाहनी हाँ कि कप्तान जिहड़ा है वो ठीक हो जाए तो टीम ठीक होंदी है। तो कप्तान बहुत ज़्यादा जिहड़ा इस वक्त अपनी आवाम लिए परेशान है, बेचैन है, दर्द रखता है, कुछ करना चाहता है, उहदी टीम नूं भी गुजारिश करांगी कि कप्तान ते रहम करो तो काम करो, मैच जितना है, असी पाकिस्तान दा मैच जितना है और असी अफोर्ड नहीं कर सकते। इमरान खान इस कौम की आखिरी उम्मीद है
और उस उम्मीद के चिराग ਨੂੰ ਅਸੀਂ रोशन रखना है। जी, कल्चर और पंजाब की बात हो रही है और इसार राना साहब को हम भूल जाएं, ग्रुप एडिटर हैं डेली पाकिस्तान के। सर कोई सवाल करना चाहें? ऑडियंस का सवाल और शामिल कर लें। वो कुरैशी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि आपका किसी और पार्टी में जाने का इरादा तो नहीं है मुस्तकबिल में? उन्हें कहा जी मैनू माफ़ी दे छोड़ो मैं हिजरत कर थक गई हाँ, मैनू हुण इत्थे मैं खाना बदोश नहीं, मैनू इस घर च रहन दिओ अगर तुसीं इजाज़त दिओ ते। जी जी सर। मैम, आपको जिम्मेदारी मिली है इतलात की और इतलात के मामला देखने की, लेकिन आज आप सुबह से आप एक शटल डिप्लोमेसी कर रही हैं और आप वज़ीर आला से मिली, आप गवर्नर से मिली, फिर आप अलीम ख़ान से मिली, तमाम पंजाब के स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे आपने मुलाकात की, स्पीकर साहब से भी मिली। तो कोई ख़ास पैगाम वज़ीर आज़म ने दे के भेजा है आपको कि आपने इन्हें ये कन्वे करना है, या कोई एक कन्फ्यूजन है जिसे आप, क्योंकि जहां आप ये कह रही हैं कि वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि बुज़दार ही रहेंगे, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी पार्लिमानी पार्टी को ये कहने की कि वज़ीर आला को बुज़दार ही होना चाहिए? तो क्या ऐसी जो आपकी डिप्लोमेसी आज शटल जो चलती रही है, क्या था वो? आप स्पीकर से मिली हैं, आप वज़ीर आला से मिली हैं, गवर्नर से मिलने जा रही हैं, इसमें बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत इम्पॉर्टेंट सूबा ये हमारा मेन बैटल ग्राउंड है, 60% पाकिस्तान है ये, और सियासी कुश्ती जो है इसी सूबे में लड़ी जाती है, और जो यहाँ जीतता है वही ओवरऑल पाकिस्तान को जीतता है। तो ये सूबा पंजाब की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे साबका अदवार के प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस सुने तो कभी भी अपनी परफॉर्मेंस की बात नहीं करते थे, वो हमेशा ये कहते थे कि पंजाब तरक्की देखो तो जा पंजाब च जाके देखो, क्योंकि वो उन्हें भी पंजाब इतना इम्पोर्टेंट था, उनके लिए भी ये अपने आप अपना किला बनाना चाहते थे उसको। तो वो शहबाज शरीफ डिलीवर करते थे नूरी नत ते मौला जट बन के। तो सियासत में तब्दीली लानी है तो वहाँ पे शख्सियत का किरदार चेंज हुआ है, वहाँ यकीनन हमारा मजाज चेंज नहीं हुआ, हमें आदत नहीं है नूरी नात मौला जाट से हट के सियासत को देखने की। तो मुझे जो जिम्मेदारी दी गई, 1 पॉइंट एजेंडा था आज के जो डिसकनेक्ट है बिटवीन दी फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मीडिया इंस्टीट्यूशंस में, उसको कनेक्टिविटी में कैसे क्रिएट करनी है वो कनेक्टिविटी, और दूसरा जो मीडिया के साथ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन पंजाब गवर्नमेंट का गैप है उसको कैसे फिल करना है, और तीसरी चीज़ जो मीडिया के अंदर काम करने वाले हमारे कारकुनान हैं, मीडिया हाउस के मालकान हैं, फिर सहाफ़ती तंजीमें हैं, उन सब के जो कंसर्न्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से उनको कैसे एड्रेस करना है, और उनके जो पेडेंसी है, जो ओवरऑल इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, हर मीडिया हाउस जो है एक मुआशी बहरान का शिकार हुआ है, उसको कैसे ऑन बोर्ड ले के पंजाब गवर्नमेंट के ज़रिए सपोर्ट देनी है। और फेडरल गवर्नमेंट तो एक अम्ब्रेला देगी ही, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे चूँकि एम्पावर हुए और फेडरल गवर्नमेंट ग्रांट डायरेक्टली सूबों को आप दे नहीं सकते, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, तो हम उसमें कैसे पुल बन सकते हैं। तो ये जितनी मीटिंग्स हैं वो परसेप्शन बिल्डिंग ऑफ दी पंजाब गवर्नमेंट एंड इमरान खान की टीम, जिसको इंश्योर करना है पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड रिलीफ इनिशिएटिव्स को। चूँकि ये सारा मकसद एक है, 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमारे मुल्क को और लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचे, लोग जो हैं किस तरह इन मुश्किलात से बाहर निकले और हुकूमत उनके मसाइल के तदारक के लिए अपना किरदार अदा करे। जितने इनिशिएटिव पंजाब गवर्नमेंट ने लिए हैं वो इनिशिएटिव जो हैं वो मार्केट नहीं हुए हैं, उनको मार्केट करने के लिए एक टीम वर्क और स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, और वो टीम वर्क और स्ट्रेटजी डायलॉग से, कंसल्टेशन से और कंसेंसस से बनती है। और ये कंसेंसस, डायलॉग और कंसल्टेशन आज सारा दिन मैंने की है, और इंशाल्लाह अगले ट्रिप में सारे स्टेक होल्डर्स के साथ इकट्ठे बैठ के
वो कंसेंसस हो जाएगा। जी आखिर में नई मुस्तफ़ा साहब एक सवाल करेंगे। मैडम आपसे आखिरी सवाल ये है कि एक तासुर ये भी उभर रहा है, जो 2-3 बातें आपने बताई है उसके अलावा, वो ये है कि नॉन इलेक्टेड मुशीर और मामलीन खुसूसी जो हैं उनके ज़रिए हुकूमत चलाकर ये पैगाम दिया जा रहा है कि शायद वी आर गोइंग टुवर्ड्स प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये किस हद तक दुरुस्त है? मैं इसी में इजाफा कर दूं। मैम अभी आपने मौला जट और नूरी नत का कहा कि पंजाब को पसंद है। आपसे पहले जो वजारत इत्तलात काम कर रही थी उन्होंने 2 करैक्टर डेवलप किए, एक इमरान खान मौला जट जो दुश्मनों को मार देगा, और एक नूरी नत जो बुराई की अलामत है, चोर डाकू लुटेरे हैं। तो क्या आप कोई नया नैरेटिव डेवलप होने जा रहा है इन 2 करैक्टर से हट के? देखिए, पहली बात तो जो आपका सवाल है, पाकिस्तान के अंदर आपकी तजर्बाकार, प्रोफेशनल, क्वालिफाइड, कम्पिटेंट, जो वेरी वेल ओरिएंटेड एंड आप इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ जुड़ी जो टीम है, उसको मौजूदा हालात के साथ काम करने के लिए प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट आपकी बन गई है। क्योंकि पहले वो एक दौर था जब अंगूठा छाप वज़ीर होते थे और वो उन्हें समरी ना पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे और सिर्फ अंगूठा लगाते थे। वो दौर ख़त्म हो गया। अब इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स का दौर है। जब इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स का दौर है तो कनेक्टिविटी जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबलाइज हो गए हैं आपकी इंफॉर्मेशन, और डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो उसी वक्त होगी जब वहाँ प्रोफेशनल्स बैठेंगे। और उन प्रोफेशनल्स को आप टेक्नोक्रेट कहें, अवामी नुमाइंदे कहें, एक्सपर्ट्स कहें या प्रोफेशनल स्किल्स वर्कर कहें, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ही है कि वो डिलीवर करें, परफॉर्म करें और पॉलिटिकल फोर्स को मिक्स एंड मैच करके, जहाँ पॉलिटिकल फेसेस रिक्वायर्ड हैं वहाँ पॉलिटिकल लोग एंगेज हैं, जहाँ पे मिक्स एंड मैच की ज़रूरत पड़ी वहाँ पे टेक्नोक्रेट्स और एक्सपर्ट्स को एम्पावर किया गया। जो दूसरा आपका पार्ट है कि जी कोई सदारती निज़ाम, देखिए पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर तो कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि सदारती निज़ाम पाकिस्तान में मुतारफ़ कराया जाए। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ना इमरान खान इस हवाले से कहीं पे भी किसी तरह की कोई सोचो विचार एग्जिस्ट करती है। जो आपका डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसके अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और ये सारी रिफॉर्म्स इस पार्लिमानी सिस्टम के अंदर रह के भी की जा सकती हैं और इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं वो इंस्टीट्यूशनल बेस्ड हैं और अदारे यहाँ बदकिस्मती से शख्सियात के ताबे रहे। पहली दफ़ा है कि इमरान खान उन शख्सियात से निकाल के अदारों को आइन और कानून के ताबे कर रहा है। तो जहाँ इंस्टीट्यूशनल एम्पावर होंगे, रूल ऑफ लॉ होगा, मेरिट होगा और शख्सियात अदारों के ताबे होंगी, तो वहाँ चेंज आएगी। और ये वो रिफॉर्म है जो तकलीफ़देह भी हैं, आम बंदे को उसको एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, लेकिन इसी में पाकिस्तान की बका जुड़ी हुई है। इसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। जो दूसरा आपने कंपोनेंट था आपके सवाल का कि आप ये नूरी नात मौला जट के नैरेटिव से निकल के क्या, देखिए आपकी कल्चरल या मजाज के अंदर जो एक इनबिल्ट कह लें खसूसियात हैं वो तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन एज अ लीडर, एज अ नेशन, एज अ पार्टी आपने जब अपनी तरजीहात तय करनी है तो आप बीइंग अ गवर्नमेंट तसादम कोई गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती और मफाहमत ही हर डेडलॉक का हल होता है। और जहाँ डेडलॉक आएगा वहाँ रिकन्सिलिएशन, कंसेंसस, डायलॉग ही एक वे फॉरवर्ड है। तो इस वक्त मैं समझती हूँ कि अपोजिशन का जो मौजूदा स्याकारियाँ नैब के सामने जो ओवरऑल JIT के ज़रिए जाली बैंक अकाउंट
मनी लॉन्ड्रिंग, फिर बाहर से रेमिटेंसेस के ज़रिए फेक अकाउंट्स में पैसे मंगवाने, ये सारी चीज़ें अपोजिशन का वो कंडक्ट है, वो अमल है जो मिसयूज़ ऑफ पावर, एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के साथ जुड़ा है। अब मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं उनको सूली पे लटकाऊं। मेरा एक प्रोसीजर है जिसमें आपने अदालतों को ये रोल दिया है। अदालतें जब आज़ाद हो के गलत लोगों को फ़िल्टर करेंगी सिस्टम से और अल्टीमेटली करप्ट लोग जो हैं उनको सज़ाएं मिलेंगी, तो जमहूरियत यहाँ मजबूत होगी, एहतसाब का अमल आगे बढ़ेगा और मफाहमत जो है, अदालतें अपना काम करें, हमारा काम है लुटेरे, चोर और इस मुल्क को लूटने वाले अदालतों के हवाले करें और हम अपना काम करें और आवाम के लिए काम करें, इस मुल्क के लिए काम करें। अगर हम इस बहस में उलझे रहेंगे कि कौन चोर है और कौन डाकू है और हमने अपना वक्त जो है उन चोरों और डकैतों का पीछा ज़रूर करना है, हमने उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, लेकिन जिन्होंने हमें मैंडेट दिया उनको भी हमने उनके लिए भी कुछ करना है और वो हमारी परफॉर्मेंस है, हमारा कंडक्ट है, हमारी सर्विसेज हैं, हमें उसकी तरफ भी तवज्जो देनी है। और यही इमरान खान साहब की इस कौम के साथ कमिटमेंट है कि मैं जो गलत हुआ उसको ठीक करूँगा और उसके साथ साथ आगे आपको लेके जाने के लिए नया लाए अमल दूंगा। और वो नया लाए अमल यही है कि एवरीबॉडी हैज़ टू कंट्रीब्यूट। उनकी टीम में हर खिलाड़ी को जिस नंबर पे वो आके बैटिंग करे, बॉलिंग करे, उसको काम करना है, डिलीवर करना है और वही टीम में रहेगा जो परफॉर्म करेगा। जो परफॉर्म नहीं करेगा वो टीम से बाहर हो जाएगा, बेशक उनका कितना भी वो करीबी दोस्त क्यों ना हो, वो कितना भी सियासी तौर पे उसका कद ऊंचा ना हो और वो कितना भी पार्टी के साथ लायल क्यों ना हो, अगर वो मुल्क और अवाम के लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो वो इमरान खान की टीम में नहीं होगा। ये बड़ा क्लियर एजेंडा है। मैम बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान की पूरी टीम को वक्त देने का। आखिर में एक मुख्तसर से जवाब के साथ इनसे इजाज़त चाहेंगे। मैम आप लाहौर से कराची जा रही हैं, जहाज़ में बैठी हैं और साथ में सिर्फ एक ही सीट है, ख्वाजा आसिफ और कशमाला तारिक, किसको बिठाएंगे? मेरा ख्याल है कि मैं उठ जाऊंगी और उन दोनों को प्राइवेसी दूंगी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिरदौस आशिक एवान साहब हमारे दरमियान मौजूद थी। अपने मेज़बान यासिर शामी को, ग्रुप एडिटर इसार राना साहब और नई मुस्तफ़ा साहब के साथ इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।